इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का तीसरा पाठ है, हमें संसद क्यों चाहिए का हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है संसद में कौन लोग बैठते हैं। संसद भवन में कौन लोग बैठते हैं, चलिए जानते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और संसद भवन में अलग अलग क्षेत्रों से लोगों की संख्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्य भी, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल के सदस्य भी बढ़ रहे हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब किसी के ऐसे लोगों की पूछ भी नहीं थी, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। तो ये है एक तरह से आगे बढ़ने का तरीका। पहले देखो, जितने भी रजवाड़े हो गए और जितने भी अमीर लोग हो गए जो इलेक्शन लड़ सकते थे, आज क्या है, कोई भी कहीं से लड़ ले रहा है, निर्दलीय से लड़ जा रहा है, अपने पार्टी से लड़ ले रहा है। अगर इलेक्शन जीतता है, चुनाव को जीत जाता है, तो उसे पोस्ट मिल जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट मिलेगा तो कहाँ जाएगा? संसद भवन में जाएगा, क्योंकि सांसद है तो संसद भवन में जाएगा। अगर विधायक है तो राज्यसभा में जाएगा। जाना तो तय है, लेकिन इन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। पहले जनजाति पिछड़े लोगों का कोई पूछ ही नहीं था, अब तो धीरे धीरे उन लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि दलित और पिछड़े जितने भी वर्ग के लोग हैं, अब उनके राजनीतिक नेता जितने भी हैं, अब वो चुनाव लड़के जाने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है और दलितों और पिछड़ों के भी जनजाति जितनी है, उन लोगों के भी लोग बढ़ रहे हैं वहां पर संसद भवन में। निम्नलिखित तालिका से पता चलेगा कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है, चलिए जानते हैं। लोकसभा चुनाव वर्ष, मतदान प्रतिशत। यहाँ पे देखो, पहली बार जब इलेक्शन हुआ था 1950 से 1952 में, तो 61% लोग वोट दिया। चौथी बार में भी उतना ही रेशियो रहा। पांचवी बार में 55% वोट पड़ा, मतलब 71 में। फिर 77 में छठी बार 60%, फिर 84 से 85 में 8वीं बार, क्योंकि छठी से 8वीं के बीच में बहुत प्रधानमंत्री मर गए, कि कोई गोलीबारी से मर गया, कोई बम विस्फोट से मर गया, कोई बीमारी से मर गया, और कितने बार पार्टी गिर गया, सत्ता गिर गया, इसलिए खत्म। तो वहां पे 4 बार तो आम बात है। 10वीं 1991 से 92 के बीच में 55% पड़ा है, 55% पड़ा। 14वीं बार 2004 में 57%, 15वीं बार में 58% और 16वीं बार में 66%, जो 2014 के इलेक्शन में हुआ था, मोदी जी को मिला था पूर्ण बहुमत। और 17वीं बार जब 2019 में हुआ तो उस समय था 67% वोट पड़ा। सबसे ज्यादा, आज तक का सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाला साल है 2019 लोकसभा के लिए। दिए गए आय की प्रतिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। फिर से देखो, देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। अब देखो, यह तो हम जान सकते हैं, क्योंकि जानना तो चाहिए ही। प्रतिनिधि मूलक, जो हमारे लिए, जिसको हम खड़ा कर रहे हैं, उसका कर्तव्य क्या बनता है? हमारे लिए काम करे। तो लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से काम नहीं कर पाते थे। यह बात साफ दिखाई देने लगी कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, कुछ हमारी इच्छा, अब कुछ उनकी इच्छा, दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होते हैं, तो एक समूह के व्यक्ति सबके हितों में आवाज नहीं उठा सकते।
अगर सबके विचार अलग अलग हो गए तो एक व्यक्ति, एक समूह का व्यक्ति वो सबके आवाज को नहीं उठा सकता, इसीलिए उसमें बंटवारा कर दिया जाता है कि तुम भाई अलग, तुम भाई अलग। तो उस दोनों, अब देखो जो बंटवारा हुआ उसका भी एक नेता होगा, वह भी एक नेता उठेगा, वह भी एक नेता जीतेगा, वह भी नेता जीतेगा तो कहाँ जाएगा? संसद में जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं एससी, और अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसी ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। और इस तरह ऐसा जो सिस्टम था इसलिए किया गया क्योंकि जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इनकी भी हिस्सेदारी संसद में उसी तरह हो जिस तरह बाकी सबका है, क्योंकि समानता का अधिकार हर किसी को है, समानता से जीने का अधिकार हर किसी को है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों के जिंदगी से जुड़े मुद्दे को ज्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सके। और देखो जो भी एसटी और एससी जाति से जाते हैं, कैसे, अब ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या दिया है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, एससी और एसटी, इनके कुछ सीट तो वहां पर है ही, आरक्षित में है, आरक्षण में है। इन लोगों से ये उम्मीद किया जाता है कि आप आओ, हाँ मानते हैं कि आपका भी सहभागी हिस्सेदारी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आप आओ और अपने लोगों के जितने भी बात है, उनके सवाल हैं, आप यहाँ पर आओ, आगे उठाओ और संसद में पूछो, भरी सभा में पूछो, सवाल पूछो अपना, जिस तरह आप अपने और अपने जाति वाले के लिए आप कुछ अच्छा कर सको। दलित है तो दलितों के लिए अच्छा कर सको, आदिवासी हो तो आदिवासी के लिए अच्छा कर सको। तो इस तरह अलग अलग पार्ट करके, अलग अलग प्रकार करके भी सीट बढ़ रहा है अभी के समय में। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया, और महिलाओं के लिए भी सीट का मतलब उनके लिए भी आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं, केवल 4%, मतलब 4%। आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। मतलब पहले उनकी हिस्सेदारी कितना थी? 4%। आज उनकी हिस्सेदारी कितना है? 11% से थोड़ा ज्यादा नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि औरत जाना चाहती है तो जाएंगे ना, अब उनको तो ठेल ठाल के ले जाना पड़ता है वहां पे। और कुछ महिलाएं हैं जो लड़ती थी, भाई मेरे को तो एक ही नाम याद है, कौन सा नाम? रानी लक्ष्मीबाई, तारा सिंधा और चंबाबाई, जोधाबाई। ऐसे औरतों के नाम याद करो जो इतिहास से उनका नाम लिया गया है, आज से नहीं बोल रहा हूं, इतिहास से। वैसे औरतें अगर आज, वैसे लड़कियां औरतें आज के समय में हो जाएं तो समझो कि किसी का हिम्मत नहीं होगा कि कभी कोई किसी के साथ गलत कर लेवे। लेकिन बात यह है कि घर वाले छूट देते हैं, मानते हैं कि घर वाले छूट देते हैं, तो उस छूट की मतलब फिजूल में नहीं उड़ाना चाहिए। घर वाले छूट दे रहे हैं कि तुम बेटा स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, पढ़ो लिखो, और आप क्या कर रहे हो? जाकर पढ़ लिख रहे हो क्या? जहां पर पढ़ना लिखना चाहिए वहां पर फालतू काम कर रहे हो जाकर। देखो एक चैप्टर से मैं अलग बता रहा हूं, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड ही है। अगर आप लोगों को पढ़ने की आजादी मिल रही है तो पढ़ो, जो करना है घर पे बता कर करो। जिस तरह कोई भी कानून पास करना पड़ता है, चाहे कोई भी कानून पास होता है तो संसद में बहस होता है। तुम्हें भी किसी को छेड़ना है तो जाकर घर में अपनी बिल पास कराओ कि पापा, मम्मी, मामा, मम्मा, माँ, डैडी, आज मैं जा रहा हूँ एक लड़की को छेड़ने, आज मैं जा रहा हूँ एक लड़के को छेड़ने। अगर तुम्हारे घर वाले बोल दे जाओ बेटा जाओ, तथास्तु, तुम जाओ छेड़ कर आओ, हम देख लेंगे, तो जाकर करो।
हमें पता है कि ऐसा बोलोगे ना तो घर वाले कोई बोलने वाले नहीं है कि जाओ करके आओ। पहले तो जूता उठेगा, चप्पल उठेगा, डंडा उठेगा, बेलन उठेगा। पहले तुम कस के पिटोगे बेटा, उसके बाद से तुम स्कूल जाओगे रोते रोते। 4 दिन तक नाक मुंह सूझा रहेगा तुम्हारा, तब तुम सब सुधरोगे। बाबू अभी भी समय है, अभी आप लोग स्टार्टिंग पीरियड में हो, मौका है, सुधर जाओ। पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, पढ़ लो, फालतू के झंझट में ना पढ़ो। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उनकी बहुमत बहुत कम जगह मिल रही है। अब देखो, जब औरतों की आबादी 50-50% पर आ गया है अभी के समय में जनसंख्या के मामले में, तो संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। मतलब क्यों मिल रही है? ये बात इसलिए है कि उन्हें संसद में जगह इसलिए कम मिल रही है क्योंकि कोई खड़ा हो कहाँ रहा है। कोई लड़की जॉब के चक्कर में पढ़ रही है, वो संसद में जाएगी क्या? कोई औरतें बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करना चाहती है, वो क्या संसद में जाएगी? संसद में कौन जा रहे हैं? जो फालतू का ढोंग कर रहे हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो जा रहे हैं। अरे भाई, तुम पढ़ लिख कर जाओगे तो तुम देश को अच्छा करोगे। जो एक्ट्रेस हैं, हीरो हीरोइन है, वो खाक देश को अच्छा कर पाएगा? समाज को अच्छा कर ही नहीं सकता है, तो देश को अच्छा क्या करेगा? तो इसके लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ता है। संसद बनना है, संसद भवन में जाना है, नेता बनना है, तो अपने इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपने इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा, तब आप जा सकते हो। जैसे में अभी दोस्तों के साथ घूमने का समय है, तो आपको उन्हें छोड़कर पढ़ाई करना पड़ेगा। अपने स्पीकिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप तो बढ़ाओगे नहीं। क्यों? मॉम डैड वाले तो हो ना तुम। इस तरह के मुद्दे की वजह से आज हमारे देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। मतलब ऐसे सब सवाल हैं, इसके वजह से हमें कभी मुश्किलें हो जाती हैं। और ऐसा भी सवाल है कि जो सुलझ नहीं पा रहा है, अनसुलझा हो गया है, कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र व्यवस्था में वाकई हर लोगों को समानता का अधिकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये सवाल है। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। अब देखो, यहाँ पर फिर से पढ़ के मैं समझाता हूँ। हमें ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, हम ऐसे सवाल को नेताओं से पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसका जवाब हम खुद ढूंढ सकते हैं। यह बात लोकतंत्र शासन व्यवस्था की ताकत, जो लोकतंत्र का ताकत है पीएमओ का, उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। मतलब उनके शासन काल में, उनके शासन में क्या भारत के लोगों के मन में जो आस्था है वो झलकती है क्या? उस पार्टी के अंदर, उस सरकार के अंदर नहीं झलकती है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, सवाल पूछो। अभी आप क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर से सवाल पूछो। कोई गलती हो रहा है स्कूल में, टीचर से सवाल पूछो। आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम से सवाल पूछो। इस चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर से सवाल पूछो। तुम खाना खा रहे हो, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, इस पर सवाल पूछो। जो दिमाग में आता है उसका सवाल पूछ डालो। टीचर अगर परेशान हो जा रहा है, देखो रामबाण बताता हूं, टीचर अगर परेशान हो जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, तो तुम्हें भी अधिकार है उस टीचर के खिलाफ केस करने का। किसी भी नजदीकी थाने में जाओ, उस शिक्षक पर मुकदमा करो, केस करो कि ये शिक्षक हमें ढंग से बता नहीं रहा है। इसके वजह से उनको अरेस्ट किया जाएगा, 2-3 दिन की सजा होगी, और नहीं तो उनको पुलिस की तरफ से ऑर्डर मिलेगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, एकदम फड़फड़ा कर काम करेंगे। जिस तरह चिड़िया फड़फड़ाती है ना,
वैसे वो बताएगा। लो, सबसे पहले अपने प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करो। प्रिंसिपल अगर कुछ नहीं करता है, उसके बाद से किसी भी नजदीकी थाने में जाओ। प्रिंसिपल और स्कूल और टीचर तीनों का कंप्लेन किसी थाने में कर दो। उसके बाद से डीएसपी एसपी उनको समझा देंगे। अब देखो स्वीकृति का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ठीक से पढ़ो। स्वीकृति, किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति जो उनके पास होती है निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों स्तंभों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब, अब गठबंधन का मतलब समझ लो। इसका मतलब समूहों या दलों के तालिक, मतलब एक दो संगठन है, दो संगठन आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं महागठबंधन, और 2 3 4 मिल जाते हैं तो उसको बोलेंगे महागठबंधन। तो यहाँ पर देखो लिखा है तत्कालिक गठजोड़ से होता है। तत्कालिक गठजोड़ क्या, कोई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो गया, अब है कि पूरा बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला, तो वो तुरंत एक दूसरे को जोड़ लेंगे और उसके बाद सरकार बना लेंगे, तो उसी को बोलते हैं मिलीजुली सरकार। ठीक से बोलूं तो गठबंधन सरकार। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। उसी गठजोड़ को बोलते हैं गठबंधन। अब आगे है अनसुलझे, जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं हो, उसी को बोलते हैं अनसुलझे, जो साला कभी समझ नहीं सकते, जिसको हम कभी सुलझा नहीं सकते। ऐसा बात नहीं है कि कोई समस्या नहीं है जिसको हम सुलझा नहीं सकते है, लेकिन उसमें भी थोड़ा मन लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, तब समझना पड़ता है। देखो हम बोल रहे हैं कि मेरे गुणों को अपनाओ, मेरे अवगुणों को मत अपनाओ। हमारी भी कुछ खामियां हैं, हमारे भी कुछ गलतियां हैं, हम भी कुछ पढ़ाते समय कुछ ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के क्षेत्रों में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी, आप सबको भी मालूम चलना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और देखो हमारे जितने भी गुण हैं, हमसे जो सीखने लायक हो वही सीखना। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज सीखने लायक नहीं है, ये बात मानने लायक नहीं है, मत मानो, लेकिन कमेंट जरूर करना कि सर आपकी ये बात हमें खराब लगी है, ये बात आप ना बोलो। अब देखते हैं अभ्यास। यहां से क्वेश्चन है 1 नंबर। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जितने भी लाल कलर में है ये सामान्य लोग हैं, और जितने भी ब्लू कलर में है ये अनुसूचित जाति हैं, और जितने भी क्या कलर में है, हरा कलर में, तो हरा कलर में जितने हैं ये अनुसूचित जनजाति है, जो सबसे पिछड़ा आता है, अति पिछड़ा, जो हर जगह भरे हुए हैं। अनुसूचित जाति में आ जाएगा आदिवासी, और अनुसूचित जाति में आ जाएगा सबसे नीचे वाला कास्ट हिंदू का चाहे मुसलमान का, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आ जाएंगे डोम, चमार, दुसाद, ये लोग आते हैं। और सामान्य में आ जाएंगे मिडिल क्लास फैमिली में आ जाएंगे आपको, ओबीसी कैटेगरी में जितने लोग होते हैं वो आएंगे, जनरल कोटा में जितने लोग होते हैं वो आएंगे। तो ऐसे सीट बांटा गया है, ऐसे जाति भी बांटा गया है। अगर हम जाति पे कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर देखो आपके मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का नाम भी, लिंक भी दिया गया है, जिसपे आप जाओगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन आपको वीडियो वहां पर भी मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में
अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्रों के संसद का क्या नाम है? सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? मतलब आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुल निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? कुछ को हरे में दिखाया गया है, कुछ को नीले में दिखाया गया है, क्योंकि ये अलग अलग जातियों के बारे में बता रहा है इसमें। और हम हैं बिहार प्रांत से, तो बिहार प्रांत में 40 सीट है किसके? सांसद लोगों का। तो 40 सीटों से बिहार से 40 लोग गए हैं सांसद बनकर। क्वेश्चन नंबर 3, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इसमें से एक स्तर संसद कार्यपालिका तथा दूसरा है विधायिका, और अपने क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। और इस तालिका को पूरा करना है तो देखो, पहला है केंद्र सरकार कार्यपालिका, यहाँ पर दूसरा है विधायिका, तीसरा कौन है? तीसरा है न्यायपालिका। 3 सत्र पढ़े थे पिछले मतलब अध्याय 1 में, याद रखा करो। कब याद करोगे? एग्जाम खत्म हो जाने के बाद। ये तालिका पूरा करना है। क्वेश्चन भी सबमिट करके आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के वेबसाइट पर भी मैसेज कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी पोस्ट कर सकते हो, या आप कमेंट में बता दो, मैं उसके जैसे बता दूंगा कहाँ आपको पोस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ये खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय है कानूनों की समझ। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।